once again to this channel. I hope so you are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले जितना भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है उसको एनसीईआरटी से रीड आउट करते हैं ताकि हमारा एक भी पॉइंट क्या हो मिस आउट ना हो। क्लियर? तो आपको पेज नंबर निकालना है 19 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टिल पेज नंबर 21 हमें यहाँ पे अभी कवर करना है ना। चलिए, Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the sequins and the perfumes that we shoot over, the rich colors that attract us, are all aids due to sexual reproduction. ये बहुत ही easy sentence है कि sexual reproduction के कारण ही हम लोग क्या देखते हैं, फ्लावर डिफरेंट फ्लावर्स देखते हैं, अट्रैक्ट जो करता है ना, सुंदरता जो देखते हैं, ब्यूटीफुल लगता है, एस्थेटिक व्यू देता है, ये सब किसके लिए यूज होता है? बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो यूज होता है, ऑर्नामेंटल के लिए यूज के लिए है ना। चलिए, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे सिर्फ खुद के सेल्फिशनेस के लिए फ्लावर नहीं आते हैं कि भगवान को चढ़ाना है तो फ्लावर आते हैं, नहीं है ना। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस है। क्लियर? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है a look at the diversity of structure of inflorescence, flower and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation and end product of sexual reproductions. They are very easy sentence. फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं दिया है कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? In this chapter, let us understand the morphology, the structure, and the process of sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants किसके अंदर होता है? तो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। इतनी चीजें क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ से कोई भी ऐसा पॉइंट अभी तक नहीं मिला है जो बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं या फिर नीट में पूछा जा चुका है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है। चलो, अब 2.1 टॉपिक दैट इज फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। Human beings have led an intimate relationship with flowers since time immemorial. बहुत लंबे टाइम से ह्यूमन बीइंग और फ्लावर का जो कनेक्शन है ये प्रीसियस माना जाता है ना। ऐसा कनेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा जैसा फ्लावर और ह्यूमन बीइंग्स का कनेक्शन। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। तो फ्लावर का ऑर्नामेंटल वैल्यूज भी है, कल्चरल वैल्यूज भी है, रिलीजियस वैल्यू भी है। तो ये तो आपको लेक्चर के दौरान ही मैं क्लियर कर देती है ना। They have been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. मान लो आप जैसे प्यार दो तो उसको रोज का फ्लावर क्यों देते हो? तो वो जो रोज का फ्लावर दे रहे हो तो ये क्या दिखा रहा है? आपका फीलिंग्स को दिखा रहा है। वही चीजें बताइए। क्लियर? List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. So you have to list by your own self. ये सारे क्वेश्चन सीधे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लगा सकते हो, है ना। Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your families. तो बहुत सारा ऐसा फ्लावर होता है जो कि लव को शो करता है, अफेक्शन को शो करता है। क्लियर? आपके सामने एग्जांपल ढेर सारा पड़ा हुआ है ना। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो आप लोग पेज नंबर 20 के थर्ड लाइन में देख रहे होंगे फ्लोरिकल्चर वर्ड लिखा हुआ है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। क्लियर? To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and site of sexual reproduction. जब मैं लेक्चर पढ़ा रही थी इस टॉपिक के बारे में तो मैंने आपको बताया था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि बायोलॉजिस्ट क्या समझते हैं फ्लावर से? तो फ्लावर उनको मॉर्फोलॉजिकल अच्छा लगता है। मॉर्फोलॉजी यानी कि डिफरेंट कलर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। एंड इम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि सीड का फॉर्मेशन होता है। तो बायोलॉजिस्ट यही समझते हैं। दे ओनली अंडरस्टैंड टू साइड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक इम्ब्रियोलॉजिकल और एक मॉर्फोलॉजिकल, है ना। इन क्लास 9th, क्लास 11th यू हैव रेड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। आप लोग क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ के आए हो। फ्लावर के वेरियस पार्ट को, सेपल क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, पेरियंथ क्या होता है, पेडिसल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। क्लियर? ये सब में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैंने लेक्चर में बेसिक आपको करा दिया, जितना इस चैप्टर में आपको चाहिए उतना मैंने करा दिया है। अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले क्या प्रोसेस चल रहा है ना। प्री
pollination events. Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. तो पहले फ्लावर आने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ फ्लावर आना है ना। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर टॉपिक इसीलिए पढ़ाया है, एक दो लाइन इसमें दिया हुआ है, इसी कारण पूरा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर मुझे पढ़ाना है। तो जब तक आप एक फ्लावर को देखते हो तो प्लांट में क्या होता है, पहले डिसीजन मेकिंग होता है कि हाँ फ्लावर आना चाहिए, है ना। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordia. अब बताओ के लिए मैंने पूरा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर आपके साथ बताया, कैसे हार्मोनल चेंज आता है, आपको समझ में आ रहा है। फ्लोराजेन हार्मोन जो लीव्स में था धीरे धीरे उठ के कहाँ जा रहा था, एपेक्स पोर्शन पे जा रहा था। तो हार्मोनल का चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या था, शूट एपिकल मेरिस्टम, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम, फ्लोरल पोरिमोडियम जिसको बोलते हैं ना, तो वो चीजें आपको समझ में आ गई। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म व्हेन बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। तो पहले फ्लावर बर्ड्स आता है फिर फ्लावर आता है। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर आपको क्लियर है तो ये टॉपिक आपको क्लियर है ना। चलिए, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। अब फ्लावर में आपको पता है मेल पार्ट होता है फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोशियम, है ना। You would recollect that androecium consists of word of stamen representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive। अब बताओ स्टेमेन किसका पार्ट था, मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया था कि एंड्रोशियम क्या है, बड़ा यूनिट है, और छोटा यूनिट की बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन किससे मिलकर बना होता है, तो एंथर से और फिलामेंट से। क्लियर है, चलिए अब टॉपिक आता है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। क्लियर, चलिए तो टिपिकल एंथर स्टेमेन का डायग्राम दिया गया है जहां पे आपको एंथर दिखाया गया है और फिलामेंट दिखाया गया है। क्लियर, चलिए द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है, और कैसा होता है, टर्मिनल। यानी कि मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था तो आपको उस टाइम दिखाया था कि बाइलोब स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल। प्रॉक्सिमल एंड मतलब पास वाला एंड, तो पास वाला एंड किससे अटैच था, एक तो पेटल से अटैच था और एक तो थैलमस से अटैच था। क्लियर हो रहा है, चलिए The number and length of stamen are variable in flower of different species। अब अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज के अलग अलग स्टेमेन के नंबर हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में लॉन्ग हो सकता है, किसी में शॉर्ट हो सकते हैं, और किसी में कॉम्बिनेशन पाया जा सकता है ना। मैंने एग्जांपल आपको बताया था मस्टर्ड, है ना, याद आ रहा है आपको। चलिए, इफ यू वेर टू collect a stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. So you can do this at your home, है ना। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making a neat diagram would elucidate the range in shape and attachment। अब आपको क्या करना है, ये बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही इंपॉर्टेंट था उसमें। A typical angiosperm anther is bilobed। अब bilobed क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोब कैसा है, दो है ना, इसलिए बाई यानी कि दो। एंड ईच लोब हैविंग टू थीका। बताओ थीका कैसा था, एक लोब के अंदर दो थीका था, तो क्या बोलेंगे, डाइथीकस। क्लियर, एंथर इज बाइलोब डाइथीकस। चलिए, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब कौन सा लाइन जो था वो दोनों थीका को सेपरेट कर रहा था, तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्लियर, चलिए let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of anther। अब एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको याद है कि नहीं, ये तो अभी पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, तो आप अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे कि कौन सा लेयर आउटर है कौन सा इनर है, क्या मैं बात करूँ, तब आपको एकदम रिवाइज हो चुका है, याद है आपको। चलिए, The bilobed nature of anther is very distinct in transverse section of anther। मतलब आप एकदम विजिबल कर सकते हो, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का करोगे तो आप एकदम विजिबल देख सकते हो कि हाँ
बाइलोट क्यों बोलते हैं, डाइथिकस क्यों बोलते हैं ऐसा, है ना। The anther is four-sided tetragonal structure। क्यों मैंने बोला four-sided tetragonal, क्योंकि कॉर्नर्स पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम कितना था, 4 था, तो टेट्रागोनल भी बोलते हैं या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। Consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe। एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और वो भी कॉर्नर में, है ना, एकदम कॉर्नर वाले एरिया में क्या पाया गया था, माइक्रोस्पोरेंजिया। The microsporangia develop further and become pollen sac। अभी आपको ये लाइन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट अपकमिंग लेक्चर्स में क्या होता है pollen sac, क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। They extend longitudinally and all through the length of anther and are packed with pollen grains। तो उसी के अंदर क्या होता है, pollen, माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर क्या होता है, pollen grains पाया जाता है। क्लियर। Structure of microsporangia। Now we will study about structure of microsporangia। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline। अब बताओ माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा था, सर्कुलर था, बाहर में क्या था, टैपिटम का लेयर था। आपको याद आ रहा है, एकदम क्लियर है, क्लियर। चलिए, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अब 4 लेयर के बारे में आप खुद अभी बता सकते हो मुझे, पहला क्या था, एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीलियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपिटम। सबसे इनर टैपिटम, सबसे आउटर एपिडर्मिस। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा फ्रॉम गिव द नेम्स ऑफ 4 लेयर फ्रॉम इनर टू आउटर, तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे टैपिटम। अगर वही क्वेश्चन चेंज करके आउटर टू इनर बोल रहा है तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर करके अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, तब आंसर करना है। The outer 3 wall layers perform the function of protection and helping dehiscence of anther to release the pollen। अब जो 3 हिस्सा था, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीलियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर क्या करता है काम, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर। इट प्रोटेक्ट्स एंड हेल्प मी, मतलब वो डिहाइसेंस होने में, ताकि पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले, इसमें हेल्प करता है। कौन सा लेयर आपको याद हो रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम एंड मिडिल लेयर। अगर आपको ये पॉइंट्स मैंने आपको नहीं अभी मेंशन कराया, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी तो ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप रहेंगे, है ना। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को, उसको भी तो डेवलपमेंट चाहिए होगा, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, टैपिटम प्रोवाइड करेगा। सेल्स ऑफ टैपिटम पोजेस dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। So these things seriously points जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स, ये भी मैंने आपको नहीं कवर कराया है, अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप हो जाएंगे, so don't have to take tension, है ना। बस मेरे साथ याद कर लो कि टैपिटम के पास dense साइटोप्लाज्म है, उसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकता है, और टैपिटम क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। बस इतना ही याद करना है। तो ये पूरा पॉइंट्स कवर अप हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डे माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियालिसिस पढ़ेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी नहीं मेंशन कराया, 1-2 पॉइंट्स बचे, उसको भी मैं आपको लिखवा दूंगी नोट्स में।